जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के पॉलिटी अर्थात आपकी पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के 5वें अध्याय और इस किताब की आखिरी अध्याय लोकतंत्र की चुनौतियां से संबंधित सभी मुख्य तथ्यों पर बात करेंगे। उससे पहले आप सबों को हैप्पी दिवाली। और जैसा कि आप जानते हैं त्योहारों का मौसम है और त्योहारों में सबसे ज़्यादा पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो त्यौहार को मनाते के साथ ही आप इस बात का भी ख्याल रखिए कि आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं। ठीक है, तो दिवाली मनाइए और दिवाली में ढेर सारे पटाखे छोड़िए, दीप जलाइए, मिठाइयाँ खाइए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि दिवाली की मिठाई से ज़्यादा खुशी जो होती है वो आपके पेरेंट्स को उस समय होती है जब आप उन्हें रिजल्ट की मिठाई खिलवाते हैं। तो दिवाली की मिठाई का ध्यान में रखते हुए अपने रिजल्ट की मिठाई को भी ध्यान में रखें और त्योहारों को थोड़ा सा इस साल के त्योहारों पे थोड़ा कम समय गंवाते हुए अपने पढ़ाई को जारी रखें, फिर अगले साल से त्यौहार ज़ोर शोर से मनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि अध्याय का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ, तो यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले कि चुनौती क्या होता है। ठीक है, चुनौती क्या होता है, तो कहता है कि उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन उन पर सफलता भी हासिल की जा सकती है। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए कि आपके लिए कोई ऐसा काम, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में 500 नंबर लाना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन यदि कोई स्टूडेंट मेहनत करता है, अपने जी जान से मेहनत करता है, दिन रात एक करके पढ़ाई करता है, सही ढंग से तैयारी करता है, तो वो हासिल कर सकता है। ठीक है, टॉप कर सकता है। टॉप करना मुश्किल है, जानते हैं कि पूरे बिहार में कोई एक ही बच्चा टॉप करेगा, मुश्किल है, लेकिन कोई ना कोई एक तो करेगा, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। तो उसी को चुनौती कहते हैं। ठीक है, यानी आपके लिए चुनौती क्या है कि आपके लिए टॉप करना चुनौती है। ठीक है, यानी इस चुनौती को आप कब हासिल कर सकते हैं, पूरा कब कर सकते हैं जब आप मेहनत करेंगे। तो आप अपने मेहनत के दम पे किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। सबसे एकमात्र जरिया होता है किसी भी चीज़ को हासिल करने का, जिसे मेहनत कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे कहता है विश्व की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष 3 प्रकार की चुनौती है। ठीक है, ये तो था आपके जीवन की चुनौती। अब हमें यहाँ पढ़ना है किसका? लोकतंत्र की चुनौती। ठीक है, लोकतंत्र मतलब ऐसा शासन व्यवस्था जहाँ जनता के द्वारा या जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की जाती है। ये मैंने आपको हर एक अध्याय में इसका डिफिनेशन बताया है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने, यानी उनका नाम था अब्राहम लिंकन, जिन्होंने यह परिभाषा दिया था लोकतंत्र का कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा बनाई गई शासन व्यवस्था है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपसे परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। कहता है कि विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्था, दुनिया में जहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पे 3 प्रकार की प्रमुख चुनौतियाँ हैं। चुनौती तो ढेर सारा, लेकिन मुख्य उसमें कितने हैं? 3 प्रकार की चुनौती है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन अंत तक देखिएगा, पूरे अध्याय का निचोड़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो 3 प्रकार की चुनौती होती है। क्या क्या? पहला होता है विस्तार की चुनौती। विस्तार मतलब कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का विस्तार, यानी जनता के करीब तक कैसे पहुंचा जा सके, शासन को जनता के करीब तक कैसे लेके जाया जा सके, इसे विस्तार की चुनौती कहते हैं। इसमें बहुत सारी मुश्किलें आती है, लेकिन यदि मेहनत किया जाए तो पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो एक डायलॉग था, मतलब कहते हैं शायरी था कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। एक यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। मैंने पूछा उड़ती हुई चिड़िया से कि कैसे बनी तेरी ये आशियाना, तो चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना होता है। तो तिनका तिनका जोड़ करके आपको, यानी छोटा छोटा एक एक नंबर जोड़ करके आपको 500 नंबर के करीब तक पहुंच के आपको बिहार टॉप करना है। तो आप इस बात को दिमाग में बिठा के रखिए और अपने आप को टॉपर समझ के अपनी तैयारी को जारी रखें। ठीक है, दूसरा चुनौती क्या है? लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। लोकतंत्र को मजबूत बनाने मतलब क्या? लोकतंत्र कहीं ना कहीं वीक होगा, वीक मतलब कमज़ोर होगा। तो कमज़ोर कैसे होगा? तो यानी लोगों को समझाना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका पावर क्या है, उसमें लोग समझने में थोड़ी सी दिक्कतें, लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कतें आती है। बहुत सारे हमारे खास करके बिहार के लोगों में ये दिक्कतें आती है। बिहार में तो कम से कम वोटिंग होती भी है, शहर के लोग अक्सर वोट देने से मुकरते हैं। उन्हें लगता है कि हम अपना काम धंधा छोड़ के वोटिंग करने जाएंगे तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वोटिंग करने से आपको अपना अधिकार पता चलेगा। वोटिंग करेंगे तो आप अपने पसंद की सरकारें चुन सकते हैं, और आप अपने पसंद की सरकारें चुनेंगे जो आपके हित की बात करेगा तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।
तो लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है अच्छे वोटिंग के दरमियान, या फिर लोकतंत्र में राजशाही शासन व्यवस्था को समाप्त करके, या कोई कहते हैं कि जो आपराधिक छवि का जो व्यक्ति है उन्हें चुनाव में हरा करके, यानी उन्हें नहीं जीतने दिया जाए। धन दौलत वालों को स्पेशली, मतलब जो सिर्फ धन और दौलत की वजह से चुनाव जीतते हैं या ताकत की वजह से चुनाव जीतते हैं, जो जनता के हित में काम नहीं करना चाहते हैं, उन्हें मात देना है लोकतंत्र को मजबूत बनाना कर सकता है। ठीक है, लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है इस सब चीज़ों से। ठीक है, चलिए अगला चुनौती क्या है कि मौलिक अधिकार बनाने की चुनौती। तो मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार क्या होता है? तो मौलिक आधार जो होता है, यानी लोगों के जो मौलिक आधार है, तो मौलिक आधार क्या होता है? तो लोगों का जो एक अधिकार होता है, ठीक है, मौलिक अधिकार जो होता है वो लोगों को संविधान के द्वारा, यानी भारत के नागरिकों को संविधान के द्वारा प्राप्त ऐसा अधिकार जिन्हें सरकार भी नहीं छीन सकती है, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, यानी जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, ये आपका मौलिक अधिकार है। बोलने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सरकार के खिलाफ बोलते बोलते देश के खिलाफ बोल जाए, तो फिर आप उस समय देशद्रोही घोषित हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बोलने का अधिकार है, परंतु देश हित में बात करें आप। ठीक है, बोलने का अधिकार है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कुल 6 प्रकार के अधिकार है। पहला आता है या आप इसको सीरियली याद कर सकते हैं, समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारे मौलिक अधिकार हैं, और ये जो इनके आधार पे जो मौलिक आधार बनाया जाता है, यानी लोगों के जीवन का जो जीने का आधार बनाया जाएगा, इसके बीच में चुनौती होता है। ये सब लोकतंत्र की मुख्य चुनौतियां हैं। आगे और भी चुनौतियों के बारे में हम लोग जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, आगे आता है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष 2 प्रकार की चुनौती है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे विश्व लोकतंत्र में, यानी दुनिया में जहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पे 3 प्रकार की चुनौती था। पहला मौलिक आधार बनाने की चुनौती, दूसरा विस्तार की चुनौती, तीसरा जो था आपका वो था लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। अब हम लोग भारत में रहते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र में कौन कौन सी चुनौती हैं, तो वो हम लोग समझेंगे। यहाँ पे कुल मिलाकर के 2 प्रकार की प्रमुख चुनौती है। पहला विस्तार की चुनौती, और दूसरा कार्य पद्धति, यानी लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती, जो कि हम लोगों ने अभी समझा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि भारतीय लोकतंत्र की अन्य प्रमुख चुनौतियां। अब देखिए, ये सब तो छोटा मोटा चुनौती था, मतलब ये तो दुनिया में सब जगह व्याप्त है। ठीक है, ये जो चुनौती हम लोग पढ़े, ये दुनिया में सब जगह व्याप्त है, जिसमें से हमारे देश में तो एक कम ही है। मौलिक अधिकार तो हम लोगों के मिला हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कम चुनौती है, और दुनिया के लोकतंत्र में ये तीनों प्रकार की चुनौती है। अब हमारे यहाँ दिक्कतें क्या क्या आती है लोकतंत्र में? बहुत सारी चुनौती भारत के लिए क्या क्या है, वो क्या क्या आता है? तो पहला आता है आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद। तो आतंकवाद में क्या क्या होता है? एक्चुअली आतंकवाद क्या होता है इसको समझते हैं। कहता है धमकी, हिंसा, हत्या, अपहरण और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करके सरकार पर अपनी शासन पर, यानी सरकार पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव बनाना आतंकवाद कहलाता है। ठीक है, यानी यदि आप अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपनी बात को मनवाने के लिए किसी को धमकी दे दिए, कहीं पे हत्या कर दिए, किसी का हिंसा की दी, किसी को मारपीट की, या फिर किसी का किडनैप कर लिया, फिर मतलब किडनैपिंग, या फिर कहीं सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किए। सार्वजनिक संपत्ति यानी देश की संपत्ति को यदि हम नष्ट करते हैं, तो आपको आतंकवाद माना जाता है। ठीक है, यानी आप अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, तो एक जरिया से आइए, सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखिए, सरकार को यदि समझ में आता है तो उस बात को लागू किया जाएगा, आपकी ज़रूरतों को समझा जाएगा, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, तो यदि आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए हिंसा या धमकी या हत्या या अपहरण या फिर सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने का जिम्मा नहीं उठाइए, ये आप आतंकवाद की श्रेणी में गिने जा सकते हैं। ठीक है, अगला आता है कि कहता है आतंकवाद में ही क्या है, अगला पॉइंट कहता है सरकार का विकास से ध्यान हटकर आतंकवादी गतिविधियों पर अधिक समय तक रहना। यानी अब क्या होगा कि यदि आप इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, या फिर कोई भी व्यक्ति उपद्रवी जो होता है समाज में, वो व्यक्ति इस तरह का काम करता है, तो सरकार का क्या हो जाएगा? सरकार विकास करने पे ध्यान कम और सुरक्षा गतिविधियों पे ध्यान ज़्यादा देंगी। सरकार का हमेशा टेंशन बना रहेगा कि इस देश में क्या कब हिंसा हो जाएगा, इससे कैसे बचा जा सके। जैसे मान लीजिए कि मुंबई में हुआ था, जैसे देखिए एग्जाम्पल भी दिए हैं कि भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, एक बार भारतीय संसद पर हमला हुआ था। उसके बाद ये सब आपके सब्जेक्ट यानी रिलेटेड है आपके चैप्टर से। कहता है मुंबई के ताज होटल पर आतंकी हमला। ठीक है, 26/11 के बारे में आप लोग सुनते होंगे। ठीक है, 26/11 यानी
मुंबई का ताज होटल, इस पे कई सारा फिल्म भी बन चुका है जो कि आप लोगों ने कहीं देखा भी होगा। तो मुंबई के ताज होटल पे, तो मुंबई के ताज होटल पे हमला हुआ था, तो बहुत यानी मुंबई का शान है, यानी भारत का शान है ताज होटल, और वहाँ पे हमला हुआ, वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, ठीक है, उसमें बहुत सारे पुलिस वाले भी मारे गए थे। तो ऐसी स्थिति में सरकार का ध्यान विकास के ओर कम और सुरक्षा गतिविधियों पे ज़्यादा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे अभी तो कम होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में पहले आतंकी घटना बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तानी घुसपैठ आ जाते थे और यहाँ पे आतंकी हमला करते थे। अब तो थोड़ा बहुत कम हुआ है, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनुच्छेद 370 हटाया गया, तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए जम्मू कश्मीर, तो थोड़ा सा कम होता है। अगला आता है अलगाववाद। अब अलगाववाद क्या होता है? अभी हमने आतंकवाद को समझा, आगे क्या आता है अलगाववाद। अलगाववाद किसे कहते हैं? तो कहता है भाषा, जाति एवं नस्ल के आधार पर अलग देश की मांग करना अलगाववाद कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या कहता है? अपनी मांग को पूरा करने के लिए हिंसा का सहारा लेना है। 2 पॉइंट है, एक क्या कि भाषा, जाति एवं नस्ल के आधार पे, यानी किसी जाति या धर्म के आधार पे या फिर किसी भाषा के आधार पे, किसी क्षेत्र के आधार पे कि अलग देश की मांग करना अलगाववाद कहलाता है। यानी क्या? अलग होने की प्रवृत्ति को अलगाववाद कहेंगे। आसान भाषा में समझने के लिए हम कह सकते हैं कि अलग होने की प्रवृत्ति को अलगाववाद कहेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर को एक समय में अलग देश की अलग देश बनाने की मांग की जा रही थी, जो कि अब संभव नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के संविधान से संबंधित था, जो कि उसको अपना विशेष अधिकार देता था, ठीक है, जो कि अब समाप्त कर दिया गया। आगे कहता है सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग करना, ठीक है। तो खालिस्तान यानी सिख लोग जो होते हैं, जैसे हमारे देश का जब विभाजन हुआ था, हम लोग जब इतिहास का चौथा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि हमारे देश का जब विभाजन होता तो उसमें मुस्लिम समुदाय के कुछ व्यक्ति थे, जो इन्होंने मुस्लिम लीग से संबंधित जो व्यक्ति थे, उन्होंने अलग देश की मांग किया, जो जिनका आधार था कि हम मुस्लिम आधारित एक देश बनाएंगे, ठीक है। और लेकिन वहाँ पे हमारे देश में महात्मा गांधी जी जैसे लोग थे, जिन्होंने विचार रखा अपना। उन्होंने कहा कि हम उनके जैसा नहीं सोचते, हमारे देश में सभी धर्म के लोग निवास कर सकते हैं। तो अब क्या होता है कि भारत में एक सिख संप्रदाय के लोग होते हैं, तो सिख संप्रदाय के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के हमारे देश में लोग रहते हैं। यहाँ पे सिख संप्रदाय के कुछ लोग हैं जो कि अलग रहना चाहते हैं, तो जो अपने लिए एक अलग देश की मांग करना चाहते हैं, जिन देश का नाम खालिस्तान रखना चाहते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे पाकिस्तान हुआ मुस्लिम के लिए, तो उसी तरह से खालिस्तान रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसे अलगाववाद कहते हैं। जैसा कि आसान भाषा में आप समझिए कि अभी हमारे राज्य में, हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड की तैयारी हम लोग करवाते हैं, तो बिहार राज्य के ही विद्यार्थी हमारे वीडियो को देखते होंगे। तो बिहार के जो कुछ विद्यार्थी उनको समझना जरूरी है कि बिहार में अभी एक मांग उठ रहा है कि मिथिला राज्य को अलग करने का। यानी बिहार में कुल 38 ज़िले हैं, ठीक है, 38 ज़िले हैं। तो उनमें से क्या है कि एक कुछ 10-12 ज़िले को मिला करके दरभंगा के क्षेत्र के जो लोग हैं, उनमें से कुछ ही लोग, सभी का मांग नहीं है, कुछ ही लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे दरभंगा को एक राजधानी के रूप में घोषित करके इस 38 ज़िले को तोड़ करके कुछ 10-12 ज़िले को सम्मिलित करके एक अलग राज्य, मिथिला राज्य की मांग करते हैं वो लोग। तो इसको हम लोग अभी अलगाववाद की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है, कहता है इसके लिए हिंसा का सहारा लेना। तो उन लोगों ने अभी तक हिंसा का सहारा नहीं लिया है, ठीक है, इसलिए अभी हम लोग उस श्रेणी में नहीं गिनेंगे। आगे कहता है नक्सलवाद। नक्सलवाद क्या होता है? कहता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखना, अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लेना। यानी हम लोग अभी 3 पॉइंट पढ़े, तीनों में एक पॉइंट कॉमन था, क्या कि हिंसा का सहारा लेना, ठीक है। हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा जो होता है अब बेवजह हिंसा नहीं करना चाहिए। अब गांधी जी अहिंसावादी थे, उन्होंने भी अंत में एक नारा दिया था, करो या मरो। उन्होंने जब देखा कि सभी ओर से जब स्थितियां कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो अंतिम में जब आपको लगे कि अपनी जीवन बचाना ज़रूरी है, तो उस समय आप हिंसा का सहारा ले सकते हैं, जिसे सेल्फ डिफेंस भी कहा जाता है। लेकिन बेवजह नहीं, अपनी बात को मनवाने के लिए किसी का नुकसान पहुंचा देना, ये हिंसा कहलाता है। ये तो आप इसके लिए उचित नहीं है, ये चीज़ उचित नहीं है, ठीक है। तो नक्सलवाद क्या होता है कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखें, यानी सरकारी व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखना। जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता था कि हीरो होता था वो, मतलब उसमें दिखाता था कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते थे जो उनको दिमाग देता था कि कानून व्यवस्थाएं लंबी चलती है तो हम लोग अपने से बदला लेंगे, खुद बदला लेंगे। ये सब फिल्मी बातें हैं। इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। तो फिल्म देखिए, लेकिन फिल्म को फिल्म तक ही सीमित रखना चाहिए। आगे आता है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार क्या होता है? कहता है भ्रष्टाचार में क्या होता है कि सरकार के द्वारा
बने जन कल्याणकारी योजना यानी सरकार के द्वारा बने जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी लोगों तक सीमित मात्रा में पहुंचना और इनका दुरुपयोग कर कुछ लोगों के द्वारा अपने हित में उपयोग करना। ठीक है, यानी मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए सरकार 10 करोड़ का फंड भेजता है किसी पुल के निर्माण के लिए, और हमारे लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं अक्सर हमारे राज्य में, खास करके बिहार राज्यों में ऐसा देखने को मिलता है कि घोटाला बहुत ज़्यादा होता है। तो बिहार में जो घोटाला होता है कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई केंद्र सरकार हमारे यहाँ पुल बनाने के लिए, विद्यालय बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए रुपया भेजा, और यहाँ के सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट जो हुआ उन्होंने उनका दुरुपयोग किया, उनमें से आधा रुपया का घोटाला करके आपस में बांट लिया। BDO CO जो अधिकारी हैं उन्होंने आपस में बांट लिया, मिलजुल करके रुपया का दुरुपयोग किया। जिस काम के लिए आया था उस काम में कुछ कम ही रुपया लगा, जिसकी वजह से कम रुपया लगेगा तो क्या होगा कि वो वहाँ पे सामान जो है वो निम्न क्वालिटी का लगेगा, और निम्न क्वालिटी का लगेगा तो फिर वो चीज़ें जल्दी टूटेंगी तो हमें नुकसान होगा। और जो चीज़ें हैं हम लोगों को इस सब के लिए जागरूक होना चाहिए। ठीक है, तो यदि कोई आपके आसपास में कोई सरकारी काम होता है तो आप यदि पढ़े लिखे हैं तो आपको इस चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए। ठीक है, सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, कुछ भी बन रहा है सरकारी चीज़ें, तो स्कूल बन रहा है, चौपाल बन रहा है, इस सब चीज़ों पे आपको नज़र रखना चाहिए कि यहाँ पे 2 नंबर का काम नहीं हो रहा है, यानी घोटाला करके किसी एड़े गड़े चीज़ों को नहीं लगा दिया जा रहा है। कि उससे क्या होता है कि आपको लगेगा, कुछ लोग कहते हैं कि हमको क्या मतलब है, मतलब क्यों है, क्योंकि वो सब चीज़ें जो बनती है वो हम लोगों के पैसे से बनती है। सरकार अपने घर से नहीं लाता, सरकार को हम लोग टैक्स पे करते हैं, जितना भी सामान खरीदते हैं उस पर हम लोग टैक्स देते हैं, तो उन रुपयों से जो है हमारे यहाँ वो सब चीज़ें बनाई जाती है। तो हमारा रुपया है तो हमारा अधिकार बनता है उन पर निगरानी करना। ठीक है, आगे आता है काला धन। तो काला धन क्या होता है, तो काला धन तो हम लोग जब बचपन में पढ़ते तो हमको लगता था काला धन मतलब काला होता है, ऐसा नहीं है। काला धन मतलब काला नहीं। अभी हमने बताया कि हम लोग सामान लेते हैं तो उसमें टैक्स पे करते हैं, या फिर किसी लोगों को ज़्यादा आमदनी होता है तो वो टैक्स पे करते हैं। तो टैक्स जो नहीं पे करते हैं, ठीक है, यानी टैक्स नहीं पे करना ही उनका काला धन कहलाता है। जैसे समझिए, कहता है कि सही ढंग से कमाए गए धन पर सरकार को कर नहीं देना। कर मतलब टैक्स। ठीक है, अब कहोगे कि हम कमाए तो हम टैक्स क्यों देंगे, ऐसा बहुतों के दिमाग में आता है कि कमाए हम, मेरा पैसा है, हम सरकार को टैक्स क्यों देंगे। तो आप कमाए ठीक है, आपकी मेहनत से वो रुपया आया, लेकिन वो क्या है कि आप इसी देश से कमाए ना, और इस देश में आपको रहना है तो आपको इस देश का सुरक्षा चाहिए। इस देश में आपको रहने के लिए आपकी निगरानी कौन करेगा, तो हमारे देश की सरकारें करेंगी। ठीक है, हमारा निगरानी करेगा, हमारे लिए अगर मुसीबत में पड़ते हैं तो हमारे लिए सरकारें मुहैया करवाएंगी, सुविधाएं मुहैया करवाएंगी सरकारें। तो ये सब चीज़ें कहाँ से किया जाएगा, इस सब के लिए रुपया कहाँ से आएगा। तो सरकार कहती है कि यदि आप अधिक कमाते हैं, सभी से सीधे आयकर नहीं लिया जाता है। एक 2 तरह का टैक्स होता है, मतलब कई तरह के टैक्स होते हैं जिनमें आपको 2 तरह का समझना है। एक, हम लोग सामान खरीदते हैं तो उस पर हम लोग टैक्स देते हैं। ठीक है, कुछ परसेंटेज बना होता है जिसको हम लोग GST में आजकल जानते हैं, GST के रूप में, तो वो होता है। और एक होता है आयकर, इनकम टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जिन लोगों का आय, उसके लिए भी क्राइटेरिया है कि इतना रुपया से ज़्यादा सालाना होगा तो आप वो सरकार को टैक्स के रूप में दीजिए, जो कि देश हित में काम में लाया जाएगा। तो वही कुछ लोग जो है अपने रुपये को छुपा करके रखते हैं, यानी सरकार को जानने ही नहीं देते कि हम इतना कमाते हैं। तो उससे क्या होगा, टैक्स नहीं पे करते, और टैक्स नहीं पे किए जिसके वजह से उसे यदि कभी मतलब इसकी जानकारी पड़ती है सरकार को, तो वो काला धन के रूप में घोषित किया जाता है। जैसे नोटबंदी हुआ था, तो नोटबंदी इसीलिए किया गया था कि ताकि काला धन जो है, तो नोट बंद हो जाएगा, तो जो उन्होंने छुपा करके नोट रखा है वो क्या होगा कि छुपा करके जो नोट रखा गया वो इनवैलिड हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है उनको ओरिजिनल रुपये में यानी नए रुपये में बदलने के लिए सरकार के सामने दिखाना पड़ेगा। तो उस समय बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं हुई थी कि बहुत सारे लोगों के पास जिनके पास बहुत सारा रुपया था वो रुपया को जला दिए थे या फिर किसी और के नाम पर डिपॉजिट कर दिए थे। ऐसा घटनाएँ बहुत सारा देखने को मिला था। ठीक है, कहता है आगे क्या होता है कि गैर कानूनी तरीके से कमाए गए धन। ठीक है, गैर कानूनी मतलब रिश्वत यानी घूस लिया, कोई अधिकारी घूस लिया, रिश्वत लिया, तो वो भी काला धन में आएगा। ठीक है, या क्योंकि सरकार जानती है कि आपको जितना सैलरी दिया जाता है उसी उतना ही रुपया आपके पास है, लेकिन आपने रिश्वत लिया तो वो आपका एक्स्ट्रा कमाएगा जिसका ब्यौरा सरकार के पास नहीं है। दूसरा, काला बाजारी। काला बाजारी क्या होता है समझिए, जैसे मान लीजिए कि किसी दुकानदार के पास प्याज का बोरी है रखा हुआ, ठीक है, और प्याज उस समय सस्ता बिक रहा है। उनको पता है क्या कि अगले 10 दिनों में प्याज महंगा होने वाला है,
तो वो क्या करेंगे कि लोगों को प्याज बेचना बंद कर देंगे, लोगों को कहेंगे कि प्याज मेरे पास नहीं है, और वो क्या करेंगे, स्टॉक करके अपने घरों में रख लेंगे। और जब प्याज महंगा होगा, यानी स्टॉक करके रखेंगे तो मिलना बंद हो जाएगा, मिलना बंद हो जाएगा तो फिर महंगा चीज़ होगा। लोग ज़्यादा, लोगों की ज़रूरत की चीज़ है, तो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं तो फिर डिमांड बढ़ेगा तो भाव बढ़ेगा। ये सब अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे कैसे होता है, ठीक है। डिमांड बढ़ेगा तो भाव बढ़ेगा, और भाव बढ़ेगा तो वो दुकानदार जो स्टॉक करके रखा था लोगों को बेवकूफ़ बनाता था कि चलिए मेरे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हम नहीं बेचेंगे, तो वो चीज़ें अब निकाल करके बेचेगा। तो ये क्या हुआ कि खरीदा था सस्ता में और बेचा बाद में बहुत ज़्यादा महंगा करके। तो इसे काला बाजारी कहते हैं कि सामान उपलब्ध होते हुए भी हम लोग नहीं बेचते हैं, ठीक है। दूसरा होता है तस्करी। तस्करी क्या होता है, तो तस्करी मतलब किसी सामान को सरकार की नज़रों से छिपा करके बेचना। जैसे हमारे यहाँ शराब बैन है, बिहार में शराब बैन है, तो शराब का बेचना शराब तस्करी कहलाएगा, ठीक है। शराब का बेचना शराब तस्करी कहलाएगा। और जैसे गांजा बिकता है तो वो शराब गांजा बिकना शराब गांजा तस्करी कहलाएगा। ड्रग्स बिकता है, ड्रग्स बेचना ड्रग्स तस्करी, यानी इस तस्करी के अंतर्गत आएगा। यानी अकानूनी मतलब गैर कानूनी हथियार रखना, जैसे आपराधिक छवि के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि गैर कानूनी हथियार रखते हैं, जिनका लाइसेंस उनके पास नहीं होता है, तो वो लोग उससे गलत काम करते हैं, तो इन्हें तस्करी कहा जाता है, जो उनका कारोबार करते हैं, ठीक है, इत्यादि। कहता है इसके कारण सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं पर भरपूर पैसा खर्च नहीं हो पाता है। ये सब पैसा गलत जगहों पे जाता है, जिसकी वजह से सरकार जो है जनता के हितों में इस पैसों का उपयोग नहीं कर पाती है, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है तो फिर भी आपको बने रहना है, क्योंकि इस अध्याय को बहुत बारीकी से समझना है, बहुत चीज़ें इस अध्याय में आपको समझने को मिलेंगी। आगे आता है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी क्या है, तो ये तो बड़ा मतलब फेमस चीज़ है, तो ये तो आप समझते ही होंगे। कहता है बेरोजगार नौजवानों का शोषण अपने राजनीतिक हित के लिए किया जाना। यानी कोई सरकारें आई, ठीक है, और राजनीतिक हित के लिए, यानी उनको क्या है कि मतलब अब चुनाव जब आएगा तो अब मान लीजिए कि सरकारी नौकरी हमारे बिहार में उद्योग धंधा उतना चलता नहीं है, और हमारे बिहार राज्य की आर्थिक व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं है जो उद्योग धंधा लगाया जा सके और लोग स्टार्टअप कर सके। तो लोग मुख्य रूप से सरकारी नौकरियों पर डिपेंडेड होते हैं, और सरकार क्या करती है कि वैकेंसी उतना मात्रा में निकालती है, कम मात्रा में निकालेगी, जो कि मान लीजिए कि अगर बिहार में बहुत सारा बेरोजगारी है, यदि आप मान लीजिए किसी चीज़ के लिए 75 पोस्ट 76 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालते हैं, तो मारा मारी यहाँ पे ज़्यादा है, वो सभी विद्यार्थी लोग फॉर्म भरेंगे। अब उसमें से नौकरी कितने को होगा, 75 लोगों को। बाकी फॉर्म भरने का जो खर्चा हुआ था सभी विद्यार्थी का गया सो गया, सरकार के पॉकेट में गया। इसमें बहुत सारी घोटालाएँ भी होती है, वो सब समझेंगे हम लोग। आप लोग जब इससे निकलिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा आगे चल के, ठीक है। और क्या, जब कुछ नहीं मिलेगा तो आप लोग देखते होइएगा कि गाँव घरों में आजकल पार्टियों का एक पार्ट बनने लगा है, यानी जितना भी राजनीतिक पार्टियां हैं ना उसका एक पार्ट बनने लगा है कि अब ये युवा है, ये युवा पार्टी है, ये मतलब मान लीजिए कि कोई किसी पार्टी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आरजेडी है तो युवा आरजेडी हो जाएगा एक अलग पार्टी, युवा जदयू अलग पार्टी हो जाएगा, युवा बीजेपी, यानी सबको। अब उसमें क्या करेगा कि जो बेरोजगार लड़का है, ठीक है, जो बेरोजगार लड़का है उसको खोजा जाएगा, ठीक है। उनके पास नौकरी है नहीं, लड़के के पास काम धंधा है नहीं, तो उनको खोज करके क्या करेगा, उनको लगेगा कि अब उनको हम नेता वाला वैल्यू देते हैं, उनको बुला करके बोलेगा देखो प्रखंड अध्यक्ष का सीट खाली है, बना देते हैं, प्रखंड अध्यक्ष बन जाओ। वो लड़का को लगेगा बैठल कुछ कर नहीं रहे, मन तो लग नहीं रहा है, कम से कम नेतागिरी कर लेते हैं, कुछ फायदा हो जाएगा, तो वो बन जाएगा प्रखंड अध्यक्ष। बेचारा का बेचारा का वहाँ पे क्या हो गया, पढ़ाई यहीं पे चौपट, ठीक है। प्रखंड अध्यक्ष बन गया, तो प्रखंड अध्यक्ष बना तो यहाँ पे हो गया, अब वो नेतागिरी पे ज़्यादा ध्यान देगा, अपने स्टेटस को बनाने पे ज़्यादा ध्यान देगा। वो अब नौकरी के लिए नहीं लड़ेगा, उसको लगेगा कि हम तो नेता बन गए, ठीक है। उसी में से किसी को जिला अध्यक्ष बना देगा, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना देगा। उससे भी नहीं होगा तो जब कुछ नहीं मिलता है तो छोटे छोटे स्तर पर गाँव घरों में एक एक पंचायत में 10-10 लड़कों को पंचायत अध्यक्ष बना दिया जाता है, सभी पार्टियों का। बहुत सारा आपको इस तरह का दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बेरोजगार लड़कों का शोषण किया गया अपने राजनीतिक हितों के लिए, ठीक है। उसको पढ़ने देना चाहिए। युवा ठीक है, अपना चुनाव के लिए काम करना जरूरी है, चुनाव लोकतंत्र में जरूरी है, लेकिन इसके लिए राजनीति के लिए बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे आता है अन्य समस्याएं, ठीक है। अब अन्य समस्याएं क्या क्या है, इसके अलावा भी बहुत सारा समस्याएं क्या है। कहता है सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच टकराव, ठीक है। सरकार के 3 अंग, सरकार के वैसे लोकतंत्र में 4 स्तंभ होते हैं। सरकार के अंग 3 हैं और स्तंभ कितने हैं भारतीय लोकतंत्र के, 4, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और एक आता है आपका
पत्रकारिता, ठीक है, पत्रकारिता। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम लोग अभी अंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और एवं न्यायपालिका। कार्यपालिका मतलब क्या कि जो कानून का पालन करवाती है, ठीक है, कानून का पालन करवाती है, जैसे प्रशासन हो गया, अधिकारी हो गया, पुलिस हो गया, ये सभी चीज़ें जो होगी कार्यपालिका के अंतर्गत आगे आता है विधायिका। विधायिका मतलब जो हम लोग नेता लीडर को चुन करके भेजते हैं, जो संविधान के अंदर कानून बनाने का काम करते हैं, ठीक है, भले वो पढ़े लिखे हो या नहीं हो, इस बात पे आपको ध्यान नहीं देना है, वही सब कानून बनाते हैं। जिन नेताओं को हम चुन, इसी बात को तो ख्याल रखना है, वहाँ पे हम लोग अक्सर क्या करना चाहिए, हमें पढ़े लिखे लोगों को चुनना चाहिए जो कि हमारे लिए समझदारी के साथ कानून बनाए, हमारे हितों में काम करें। तो सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका जो कि आप लोग समझ गए अभी, विधायिका जो हम लोग नेता लीडर को चुन के भेजते हैं, जो हमारे संसद में बैठती है, ठीक है। आगे न्यायपालिका, न्यायपालिका जो न्याय सुनाती है, ठीक है। तो इन तीनों के बीच, तीनों का कार्य क्षेत्र अलग होता है। हमारे देश में ऐसा व्यवस्था किया गया कि तीनों का कार्य क्षेत्र का एक अपना अपना सेपरेशन होगा, ठीक है। राइट टू सेपरेशन होता है, मतलब अपने अपने क्षेत्र का एक अधिकार होता है कि कोई एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं देगा। और दखल अंदाजी क्यों नहीं देगा कि तीनों, लेकिन दखल अंदाजी नहीं देने के साथ साथ ये भी बताया गया कि तीनों एक दूसरे पर नज़र रखेगा। यानी अगर मान लीजिए ये कोई गलत कानून बनाता है तो न्यायपालिका उसको खारिज कर देगा, कार्यपालिका उसका पालन नहीं करवाएगा, ठीक है। मूल रूप से यहाँ पे इस दोनों के बीच टकराव होता है, कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका के बीच, ठीक है, इनके बीच टकराव होता है। कभी आपसे मतलब मान लीजिए विधायिका कोई कानून लाना चाहती है, न्यायपालिका उसको किसी बात पे खारिज कर देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, हमारे देश में क्या होता है कि एक चपरासी बनने के लिए भी परीक्षा देना पड़ता है, ठीक है। चपरासी भी बनना है तो एक परीक्षा देना पड़ता है, परीक्षा पास कीजिएगा तब आपको गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरी में क्या होगा, चपरासी बनाया जाएगा। छोटा मोटा जज बनना है तो उसके लिए परीक्षा पास करना होगा। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारे देश का उच्च स्तर का न्यायपालिका का क्षेत्र होता है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो इस लेवल के जज बनने के लिए आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। तो आप कहिएगा बनता कैसे है? तो इसके लिए कॉलेजिएट सिस्टम होता है, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम उसको बोला जाता है। तो कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि उस क्षेत्र के जो लोग होते हैं, यानी जज का बेटा जो है, यानी जज का रिश्तेदार है, तो वही आपस में जो उनको उस समय का जो कानून बनाया गया था, तो उस समय इस तरह का रेगुलेशन दिया गया था, रूल रेगुलेशन बनाया गया था कि चलिए नॉलेज कौन रखेगा उस क्षेत्र का, जो उस क्षेत्र में है। तो कोई एडवोकेट है तो वो यदि अच्छा काम करता है तो जज उसको सजेस्ट करते थे कि ये वकील अच्छा है, ये वकील अच्छा है, ये जज बनने के लायक है, तो उसको जज बनाया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसका फ़ायदा उठाया जाने लगा। अब रिकमेंडेशन कौन करेगा? जज करेगा। अब जज रिकमेंडेशन करेगा, यानी सजेस्ट करेगा सरकार को कि ये लड़का जो है वकील बहुत अच्छा है, जो कि आप ये जज बनने के लायक है, इसको जज बनाइए क्योंकि हम रिटायर होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अक्सर यहाँ पे क्या होता है कि रिश्तेदारी आ जाता था, परिवारवाद आ जाता था, ठीक है, जैसे नेतागिरी में होता है परिवारवाद। तो नेतागिरी में तो फिर भी परिवारवाद अपने स्तर से ठीक है। यहाँ पे यदि कोई परिवार का कोई लड़का नेता बनना चाहता है तो उसको पहले चुनाव जीतना पड़ेगा, लोगों के दिलों में बसना पड़ेगा, लोग उनको चुनाव जिताएंगे तब जाके नेता बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसके सरकार के समक्ष छुटकर उसके जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं वो रिकमेंडेशन कर दिए तो वो लड़का जज जाके बन गया, ठीक है। यानी अक्सर आपको दिखेगा कि जज का बेटा ही, यानी जज का रिश्तेदार ही जज बनता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो इसके लिए हमारे देश में एक कानून बनाया गया। कुछ दिनों के लिए नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब ने एक कानून बनाया था कि अब जो है हमारे देश में ऐसा व्यवस्था नहीं होगा, सिर्फ जज रिकमेंड नहीं करेंगे, उसमें से कुछ नेता भी होंगे, कुछ मंत्री भी होंगे जो कि इसको सजेशन को देखेंगे कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन इसको भी न्यायपालिका ने खारिज कर दिया। लागू कौन करवाएगा किसी कानून को? न्यायपालिका करवाएगी, लेकिन वो खारिज कर देता है अपने, क्योंकि उसके हित के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने खारिज कर दिया। इसी सब की वजह से आपस में मतभेद होता है, इसके टकराव कहते हैं, ठीक है। आगे कहता है चुनाव में होने वाली अंधाधुंध खर्च। हाँ, ये मेन मुद्दा है, लोकतंत्र की चुनौतियों का सबसे मेन मुद्दा। चुनाव में जो होता है अंधाधुंध खर्च किया जाता है। यानी एक मुखिया का चुनाव लड़ना है तो एक मुखिया का जो सैलरी होता है पता है आपको कितना होता है? 5,000 के आसपास होता है। ये भी पहले 2,500 के आसपास था, अब जाकर के 5,000 कर दिया गया है। तो 5,000 के आसपास का एक मुखिया का सैलरी होता है मंथली। लेकिन जब आप आपके क्षेत्र में चुनाव होता होगा तो आप देखिएगा कि एक मुखिया का कैंडिडेट करोड़ों रुपया, लाखों रुपया के आसपास खर्चा करता है। 1 करोड़ के आसपास तो खर्चा कर देता है एक मुखिया का कैंडिडेट जो है, 1 करोड़ के आसपास खर्चा कर देता है। जबकि
उसे उतना खर्च करने का अधिकार नहीं है। एक मुखिया एक जिला परिषद मुश्किल से उसको अधिकार दिया जाता है कि वो 40,000 के आसपास खर्च करेंगे, लेकिन एक एक जिला परिषद का करोड़ों खर्चा होता है, ठीक है। तो ये जो अंधाधुंध खर्चा किया जाता है ताकि शराब या फिर मुर्गा बांटा जा सके, लोगों के बीच पैसा बांटा जा सके और पैसा और धन बल के दम पे चुनाव जीता जा सके, ठीक है। अगला क्या आता है, इस सब चीज़ों को ख़त्म करना है हम लोग को। पढ़े लिखे लोगों को इसमें जागरूक होना चाहिए, अपने हित के बारे में जो सोचे वैसे नेता को नेता बनाना चाहिए, बाकी लोगों को इस सब से खारिज करना चाहिए, ठीक है। जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अपने फायदे के लिए आते हैं उन्हें खारिज करना चाहिए, ठीक है। आगे आता है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद मतलब भाषाई, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर अलग प्रदेश की मांग करना, जो कि हम लोग उधर समझाए थे, अलगाववाद, ठीक है। यानी भाषा के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, संस्कृति के आधार पर अलग क्षेत्र की मांग करना क्षेत्रवाद कहलाता है। जैसे गुजरात में सौराष्ट्र की मांग करना, गुजरात में कुछ लोग हैं जो सौराष्ट्र नाम का एक राज्य मांग करता है। जैसे हमने समझाया कि बिहार में अभी मिथिला राज्य की मांग करना, असम में वोडोलैंड की मांग करना, ये सब क्षेत्रवाद कहलाता है, ठीक है। यानी किसी क्षेत्र के आधार पे, यानी यहाँ वहाँ के भौगोलिक परिवेश के आधार पे, वहाँ के जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे अलग क्षेत्र की मांग करना क्षेत्रवाद कहलाता है। आगे क्या आता है, आपराधिक छवि वाले लोगों को पार्टी में स्थान। यही तो हमने अभी आपको समझाया कि अधिकतर हम बताते हैं कि हमारे खास करके बिहार की खराबी कहिए या जो कह सकते हैं आप, कि हमारे राज्य में, बिहार राज्य में अक्सर नेता जो आपको मिलेंगे वो आपराधिक छवि के होंगे। उनका जो बैकग्राउंड होगा, उनका जो पिछला इतिहास होगा, वो कहीं ना कहीं अपराध से जुड़ा होता है। इस सब चीज़ से जिस दिन छुटकारा मिल जाएगा उस दिन बिहार का विकास संभव हो पाएगा, ठीक है। चलिए, ये सब लोकतंत्र के लिए चुनौती है, इसीलिए आपको ये सब समझना जरूरी है। आगे क्या आता है कि बिहार में लोकतंत्र की चुनौती क्या क्या है। तो बिहार में भी वही तो होगा, भारत में हम समझे थे अभी, तो अब हम अपने राज्य के बारे में स्पेसिफिक रूप से समझेंगे। तो स्पेसिफिक रूप से हम समझते हैं तो बिहार के बारे में, तो यहाँ भी भ्रष्टाचार क्या कि सरकार द्वारा बने जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीमित मात्रा में लोगों तक पहुँचना, ये हमने आपको समझाया था, जिसके वजह से लोगों के पैसा का दुरुपयोग किया जाता है कुछ विशेष लोगों के हित में। आगे कहता है जैसे वृद्धा पेंशन में धांधली की जाती है, मुखिया जी बोलेंगे कि वृद्धा पेंशन लेना है तो पहले इतना रुपया जमा करो, ठीक है। या फिर कुछ लोग, पहले क्या होता था कि जब आधार कार्ड सिस्टम नहीं था तो कुछ लोग मर भी जाते थे, उनके नाम पे वृद्धा पेंशन उठाया जाता था और मुखिया जी के पॉकेट में जाता था। जैसे मनरेगा में धांधली, मनरेगा में जैसे जॉब कार्ड बनाया जाता है तो उसमें 100 दिनों का रोजगार का घोषणा किया गया है सरकार के द्वारा कि एक लोगों को कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलेगा। तो 100 दिन का रोजगार मिलेगा, तो इसमें क्या करते हैं, मुखिया जी के पास कुछ लोगों का जॉब कार्ड रहता है जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं होता है। ये सब धांधली होती है जो आपको समझना जरूरी है। जैसे हमारे क्या होता है कि मुखिया जी के पास कुछ ऐसा कार्ड होता है जो कि आपके नाम पे बन गया, आपको पता भी नहीं है क्योंकि आपको काम करना नहीं था, आपके नाम पे बना दिया गया और उस पर पैसा उठा करके 100 दिन का रोजगार दर्शा दिया जाता है और उस रजिस्टर पे दिखा दिया गया। उसके आधार पे क्या होता है कि आपको रुपया उठा करके वो कहाँ चल जाता है, प्रतिनिधि के पॉकेट में। तो ये सब धांधली होता है, इसको भ्रष्टाचार कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं बिहार का सबसे बड़का प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जातिवाद, ठीक है। जैसे जाति के आधार पर मतदान करना, क्या कि अपने जात के नेता को चुनना, ये बिहार की सबसे बड़ी खामी है। जिस दिन बिहार से जातिवाद की राजनीति समाप्त हो जाएगी उस दिन बिहार का विकास होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे आता है जाति के आधार पर मतदान करना, यानी हम जिस जाति के हैं अपनी जाति के लोग का चुनेंगे कि ये नेता बढ़िया हो चाहे खराब हो, हमारी जाति का होना चाहिए, इसको वोट करेंगे, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि आपको अपने हितों में सोचना है, देश के हितों में सोचना है, राज्य के विकास के रूप में सोचना है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम जाति के आधार पर वोट ना करें, अच्छी छवि वाले लोगों को चुने चुनाव में, ठीक है। कहता है जाति आधार पर संघ या संगठन बनाना, यानी मान लीजिए कि कहीं पे किसी जाति के नाम पे कोई पार्टी बना लिए, किसी जाति के नाम पे संगठन बना लिए, समूह बना लिए, ये भी जातिवाद कहलाता है, ठीक है। आगे आता है हमारा परिवारवाद। परिवारवाद भी एक विकट समस्या है बिहार का। कहता है बिहार के लोकतंत्र में चुनौती के रूप में परिवारवाद प्रमुख है। बताए बिहार में सबसे ज़्यादा जातिवाद और परिवार सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्या होता है परिवारवाद, कहता है अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना। जैसे मान लीजिए कि किसी पार्टी का कोई नेता जो है वो उसका मुख्य लीडर है, तो उनके जाने के बाद उनका जो बेटा होगा उनको मुख्य लीडर बना दिया गया। जैसे मान लीजिए कि हमारे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, किसी की पार्टी को रिलेट नहीं करना, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए लालू यादव जी है, ठीक है, तो लालू यादव जी हैं, तो लालू यादव जी के बाद उनके बेटा तेजस्वी यादव अभी उस पार्टी के मुख्य नेता हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ परिवारवाद कहलाया।
इसी को परिवारवाद कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग योग्य हों या ना भी हों, ठीक है। अभी तो तेजस्वी यादव हमारे बिहार के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते हैं, तो वो योग्य हों या ना हो, तो ऐसी स्थिति में भी उन्हें नेता बना दिया जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे देश का राष्ट्रीय पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, तो उनका जो है कि उनमें क्या है कि एक इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। उनके बाद उनके परिवार का ही नेता बना था राजीव गांधी। राजीव गांधी जी बने थे प्रधानमंत्री। उनके बाद मान लीजिए कि अभी राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने के कगार पे, सोनिया गांधी जी थी उनसे पहले, यानी उन्हीं के परिवार का जो है वो मुख्य लीडर बनते हैं। जबकि कांग्रेस में एक से एक ऐतिहासिक नेता हुए हैं, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक पुरुष हुए हैं कांग्रेस में, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो उस परिवार से नहीं आते हैं जिस परिवार का वो पार्टी है। तो ये दिक्कतें आती है। तो यहाँ पे मौका मिलना चाहिए योग्यता के आधार पे, परिवारवाद के आधार पे नहीं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ परिवारवाद राजनीति में ही देखने को मिलेगा। जैसे हमने समझाया कि अभी हर एक सेक्टर में आपको परिवारवाद देखने को मिलता है, लेकिन राजनीति में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। राजनीति का थोड़ा उजागर हो गया। बॉलीवुड में भी होता है, कोई हीरो का बेटा है तो आसानी से हीरो बन जाता है। डॉक्टर का बेटा, रियल लाइफ में देखिए डॉक्टर का बेटा आसानी से डॉक्टर बन जाता है। जिस क्षेत्र में जो है उस क्षेत्र का ही परिवारवाद चलते रहता है, तो इसको परिवारवाद कहते हैं, ठीक है। यानी अब मान लीजिए कि योग्यता के आधार पर जाता है तो कोई खामी नहीं है, ठीक है। लेकिन योग्य नहीं होने के बावजूद भी, जैसे पहले ज़माने में हुआ करता था, राजा का बेटा ही सिर्फ राजा बनता था, चाहे वो अंधा हो, लंगड़ा हो, लूढ़ा हो, या फिर योग्य ना हो, पागल हो, वो राजा बन जाता था। तो ये चीज़ें दिक्कतें आती थी, और इसीलिए तो राजतंत्र को समाप्त किया गया ना। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यदि यही चीज़ें चलेंगी तो फिर वो राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या रह जाएगा। आगे समझते हैं। कहता है दलों में शीर्ष पर हमेशा अपने ही परिवार के लोगों का रहना। वही बात होता है, जैसे कांग्रेस का एग्जांपल दिए हम आपको, ठीक है। यदि आप पार्टी से रिलेट करते हैं, आपको तो अभी पार्टी से रिलेट करना नहीं चाहिए। यदि आप करते हैं तो बुरा नहीं मानना है, आपको एग्जांपल के लिए दिया गया था, ठीक है। कहता है इससे सत्ता में आम लोगों की भागीदारी सीमित हो जाती है, ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ कि उस पार्टी में एक से एक योग्य नेता है, तो वो लोग उस मुकाम तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता उन लोग के लिए, क्योंकि पार्टी का जो मुख्य नेता कौन बनेगा? जो उस पार्टी के जो परिवार के सदस्य होंगे, वही उनका मुख्य नेता बन के रह जाएगा, चाहे वो योग्य हो या ना हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आम लोगों को वहाँ पे भागीदारी नहीं मिल पाती है। जैसे चुनाव में टिकट बंटवारे में परिवारवाद की परिवार की प्राथमिकता, राजनीतिक पद पर नियुक्ति एवं नौकरी में भत्ता अधिक, ठीक है। समझ में आया परिवारवाद। जैसे नौकरी करना है तो मान लीजिए कि जैसे अक्सर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे जो पहले से वहाँ पे कार्यरत हैं, उन्हीं के परिवार के लोग जो है उस नौकरी में जा पाते हैं। बहुत सारा सेक्टर ऐसा है। ये सब चीज़ें आपको आगे चल के समझ में आएंगी, ठीक है। आगे आता है राजनीतिक सुधार, ठीक है। अब ये सब तो चुनौती था, दिक्कतें क्या क्या थी, तो अब इसमें सुधार कैसे किया जाएगा ये भी समझना है। अब किसी को गलती गिना दी है तो उसका सुधार भी तो हमें करना है ना। हम लोग जानेंगे सुधार कैसे किया जा सकता है, तो सुधारेंगे ना। कहता है राजनीतिक सुधार के लिए निम्न कार्य किए जा सकते हैं। कौन कौन से? पहला काम आता है कि देश में व्यापक स्तर पर शिक्षा का प्रसार, ठीक है। व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पे लोगों को शिक्षित करना। लोग पढ़ेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे, अपने हितों को जानेंगे, तो अच्छे नेताओं का चुनाव कर पाएंगे, अच्छे लोगों का चुनाव कर पाएंगे, और जा करके वहाँ पे देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। दूसरा, बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना। बेरोजगार, जैसे मान लीजिए कि बेरोजगार युवा है जो दिन रात आपके जैसे पबजी खेलता होगा, मान लीजिए आप नहीं खेलते होंगे, या फिर कोई आपका साथी पबजी खेलता होगा, तो रोजगार का यदि व्यवस्था होता तो दिन भर जो वो पबजी के पीछे टाइम वेस्ट करता है, या फिर किसी अन्य कामों के पीछे, किसी से गपियाने में, फालतू जगह पे टाइम वेस्ट करता है, पढ़ाई पे वेस्ट नहीं करता है, तो वह पढ़ाई करने के बाद भी कुछ लोग बेरोजगार होते हैं, तो उनको यदि नौकरी दिया जाए तो वो कमाएंगे तो वो देश को टैक्स पे करेंगे, राज्य को टैक्स पे करेंगे, तो राज्य का स्थिति सुधरेगा, राज्य को रुपया आएगा, और इससे क्या होगा कि राजनीति में भी सुधार आएंगे। आगे कहता है सामाजिक भेदभाव एवं असमानता को दूर किया जाना। समाज में जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, मेरी गरीबी, तो इस चीज़ों को दूर करके हम लोग राजनीतिक सुधार कर सकते हैं, यानी जातिवाद को खत्म करके कर सकते हैं, ठीक है। आगे निष्पक्ष चुनाव एवं नागरिकों की चुनाव में भागीदारी। हमने बताया था शुरू में ही कि कुछ लोग कहते हैं कि हमको वोट क्या है देंगे। हम लोग गाँव में देखते हैं अक्सर चुनाव के समय में, हम लोगों के क्षेत्र में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं हमरा सरकार की दल के जो हमें वोट करवे। तो ये चीज़ें होती है, ये हमारे क्षेत्रीय भाषा में बोला जाता है। तो आप यदि दूसरे क्षेत्र से आते हैं तो समझिएगा कि कहती है कि मतलब हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हमको सरकार क्या दिया।
सरकार क्या दिया जो हम सरकार को वोट करेंगे? तो सरकार को वोट इसलिए कीजिए कि आप अपने अपने पसंद की सरकार चुनिए ना, फिर आपको देगा, ठीक है, आपके हितों का काम करेगा। उनके कहने का तात्पर्य होता है कि सरकार जो होता है भ्रष्ट होता है। उनका कहना भी कुछ हद तक सही है, क्योंकि आज तक जो भी सरकारें आई वो भ्रष्ट आई है लगभग, ठीक है। तो आप इसीलिए शिक्षा ज़रूरी है, बेरोजगारी खत्म होगा, लोगों में असमानताएं नहीं रहेंगी, तो फिर जाकर के यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव होगा और नागरिक जो है वो चुनाव में भागीदारी लेंगे, तो फिर चुनाव की स्थिति सुधरेगा। आगे कहता है राजनीतिक दलों में व्यापक भागीदारी, पार्टी में हम लोग सभी मिल करके भाग लेंगे चुनाव में। अब यहाँ पे हमारे क्षेत्र में क्या कहा जाता है, अक्सर हमारे राज्यों में या फिर देश में का अपने देश में ये मान्यता है कि छात्रों को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं, छात्रों को राजनीति में तो हिस्सा लेना चाहिए पढ़ाई के साथ। अब या उनके कहने का ये मतलब होता है पढ़ाई छोड़ के नहीं, यदि आप पढ़ाई करते हैं, शिक्षित लोग हैं, कहता है कि अच्छे लोग राजनीति में, अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो फिर राजनीति सुधरेगा कैसे? अच्छे लोगों को राजनीति में जाना जरूरी है। शिक्षित लोग राजनीति में जब तक नहीं जाएंगे तब तक राजनीति नहीं सुधरेगा और तब तक राज्य का विकास या देश का विकास नहीं होगा। तो राज्य या देश का विकास कर रहा है तो उसमें शिक्षित लोगों को अपनी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, राजनीति में जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाना। पंचायती राज व्यवस्था मतलब लोकल गवर्नमेंट, जो कि हमने आपको तीसरे अध्याय या दूसरे अध्याय में पढ़ाया था, यानी क्षेत्रीय सरकारें जो होती है, जो हमारे पंचायत की सरकारें होती है, उनको मजबूत बनाना, ठीक है। वो जब मजबूत रहेंगे तो क्षेत्र में काम कर पाएंगे। आगे क्या है, विधायिका में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व, ये भी चुनौती है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। विधायिका में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व है, ठीक है। जैसे कहता है भारत की विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पहले आम चुनाव से लेकर 16वीं लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में बढ़ी तो है, लेकिन स्थिति अभी भी संतोषप्रद नहीं है। शुरू में जो लोकसभा चुनाव था उसमें बहुत कम महिलाएं थी, धीरे धीरे उसमें बढ़ाव हो रहा है, सुधार हो रहा है। जैसे हमारे क्षेत्र में आरक्षण, अब देखिएगा कि अक्सर मुखिया जो होती है वो महिलाएं होती है, लेकिन फिर भी उतना नहीं होता है जो कि होना चाहिए। आरक्षण मिलता है महिलाओं को तब जा कर के वो होती है। तो ये चीज़ें, महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए वहाँ पे, जो कि महिलाओं के बारे में सोचे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि 1952 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 3% और 15वीं लोकसभा चुनाव में 10% है, जबकि 16वीं लोकसभा चुनाव में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 10.23% रहा है, ठीक है। यानी जब 1952 का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें क्या हुआ था कि 3% महिलाएं थी, ठीक है, 3% थी, लेकिन 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था 10% बढ़ा, उतना दिन में इतना बढ़ा मात्र। लेकिन अब 16वीं लोकसभा चुनाव तो मात्र 0.23% बढ़ा है महिलाओं की भागीदारी, तो बहुत कम रेशियो है। कहता है यह महिलाओं के जनसंख्या के अनुपात में काफ़ी कम है, ठीक है। इसको हम लोग बढ़ा करके महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा करके लोकतंत्र को सुधार सकते हैं। आगे हम इस अध्याय से संबंधित समझेंगे कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। कुछ प्रश्नों को देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसको आप लोग तैयार करके हमें कमेंट बॉक्स में लिखने का इसका उत्तर प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आप समझिए, पहला क्वेश्चन है कि क्या आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है? स्पष्ट करें। हमने समझाया आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, लोकतंत्र के लिए चुनौती है। कैसे है कि यदि आतंकवाद बढ़ेंगे तो आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी, तो सरकार विकास की तरफ ध्यान न दे करके किस पे ध्यान देगी? सुरक्षा व्यवस्थाओं पे ध्यान देगी। इस तरह से आप आंसर तैयार करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। इससे आप अपनी तैयारी को भी आंकेंगे, हम आपको सजेस्ट भी करेंगे। किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट क्या करें, आप पूछा करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आतंकवाद एवं अलगाववाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे? स्पष्ट करें। दोनों क्वेश्चन लगभग बराबर है, आप इसको एक्सप्लेन करके हमें बताइएगा। तीसरा आता है परिवारवाद एवं जातिवाद ने बिहार के लोकतंत्र को किस तरह से प्रभावित किया है? तो तीनों प्रश्न से संबंधित उत्तर को हमने आपको समझाया है, व्यापक स्तर पर समझाने का प्रयास किया, आसान भाषाओं में समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे और अपनी तैयारी को आप पर्व त्यौहार में डिस्टर्ब ना करते हुए अपने पढ़ाई पे फोकस करें और तैयारी इतनी अच्छी करें कि आप अपने आप को टॉपर मान के तैयारी करें। आप समझिए कि हम ही टॉप करेंगे, और दिमाग जो होता है बहुत बड़ा दिमाग का खेल होता है। आप अपने आप को टॉपर मान के तैयारी कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, आप टॉप कर सकते हैं। कोई बड़ा तुर्रम खान नहीं टॉप करता है, जो अपना मेहनत करता है वही टॉप कर सकता है। तो आप भी टॉप कर सकते हैं। कोई आपके क्लास का ही कोई बच्चा होगा पूरे बिहार में जो टॉप करेगा, तो मान के चलिए कि आप वही बच्चा हैं और आपको टॉप करना है। इसी के साथ आप पर्व त्यौहार में इस साल थोड़ा कम टाइम व्यतीत कीजिए, मिठाइयाँ खाइए, लेकिन उस मिठाई के साथ साथ मैंने आपको शुरू में बताया कि रिजल्ट का मिठाई ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। अभी आप दिवाली का मिठाई खाइएगा तो थोड़ा घर में सीमित रह जाएगा, लेकिन उस समय रिजल्ट का मिठाई खाइएगा तो वो उस समय आपके पिताजी भी खुश होंगे, माता भी खुश होंगी, गांव का लोग भी खुश होंगे, मीडिया वाले भी आएंगे आपके घरों पे, और मीडिया वाले और साथ ही गांव के लोग भी
बहुत सारे लोग होंगे जो उस समय आपको ढेर सारा मिठाई खिलाएंगे, उस समय आप मिठाई खाते खाते थक जाइएगा और उस समय उस मिठाई का स्वाद जो होगा वो इससे इस दिवाली की मिठाई से कई गुना ज़्यादा होगा। तो पर्व भी मनाइए। एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। और इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।